स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल का नाम है श्री जी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंजरी। ठीक है, इंजरी क्या होता है। ठीक है, तो इंजरी को पहले हम वो कर लेते हैं क्या हिंदी में। ठीक है, तो इंजरी को व्रण कहते हैं। व्रण की परिभाषा क्या होती है कि क्लिनिकली इट इज़ डिफाइंड एज अ सॉल्यूशन और डिस्ट्रप्शन ऑफ द एनाटॉमिकल कंटिन्यूसिटी ऑफ एनी टिश्यू ऑफ द बॉडी। किसी भी टिश्यू में लगती है। ठीक है, एनी हार्म डन इलीगली टू अ पर्सन और अ बॉडी, माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी लीगली अंडर सेक्शन 444 IPC। इट इज़ डिफाइंड एज हार्म whether illegally caused to any person in the body, mind or reputation or property, but medico legally it includes any lesion external or internal caused by the violence with or without the breach of the continuous of the skin। ठीक है, नेक्स्ट है व्रण कारक के आधार पर व्रण का वर्गीकरण। तो यांत्रिक होता है, ताप व्रण होता है, रासायनिक व्रण होता है और इतर व्रण होता है। ठीक है, तो व्रण कारक के आधार पर व्रण का वर्गीकरण यांत्रिक, घृष्ट, नील, पिश्चित, छेदित, विद्ध, आग्नेयास्त्र, भग्न या संदिग्ध स्थिति। ताप में अति उष्णता से यानी कि थर्मल इंजरी जिसे हम कहेंगे। देखो, यांत्रिक व्रण जो होता है वो मैकेनिकल इंजरीज होता है जिसमें एब्रेशन, कॉन्ट्रैक्शन, घृष्ट को एब्रेशन कहते हैं, नील को कंट्यूशन कहते हैं, पिश्चित को लेक्रेशन कहते हैं, छेदित को इंसिजड वाउंड्स कहते हैं, विद्ध को पंचर और स्टैब चोप वाउंड्स कहते हैं, आग्नेयास्त्र फायर आर्म वाउंड्स होते हैं, भग्न या फ्रैक्चर और डिस्लोकेशन होते हैं। ताप व्रण में जो आता है थर्मल इंजरीज होते हैं जो हीट और कोल्ड की वजह से होते हैं। ठीक है, अति उष्ण व्रण और अति शीत व्रण। अति उष्ण व्रण शुष्क दर्द और द्रव दग्ध, अति शीत व्रण शीतदंश, ट्रेंच फुट और इमर्शन फुट। ठीक है, रासायनिक व्रण संराक्षक अम्ल से, संक्षारक क्षार से। ठीक है, इतर व्रण अच्छा इसको हिंदी में इंग्लिश में क्या कहते हैं, कोरोसिव एसिड और कोरोसिव एल्कलीज से जो होते हैं। ठीक है, इतर व्रण विद्युत व्रण। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजरी, तड़ित आघात, लाइटनिंग से जो होती है, क्षण किरण यानी कि एक्सरे से जो होती हैं, और रेडियो एक्टिव द्रव्य यानी कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से जो होती है। गंभीरता के आधार पर व्रण जो होता है वो साधारण और गंभीर यानी कि सिंपल एंड ग्रेवियस हो सकता है। ठीक है, न्याय वैदिक आधार पर व्रण का वर्गीकरण जो है आत्महत्या, हत्यार्थ यानी कि सुसाइडल, होमिसाइडल, अकस्मात, एक्सीडेंटल, रक्षात्मक, डिफेंस और स्वनिर्मित यानी कि सेल्फ इम्प्लीमेटेड वाउंड्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो और भी दे रखा है, क्या दे रखा है कि यांत्रिक व्रण मैकेनिकल इंजरी आयुर्वेद के अनुसार सद्योदित करके प्रकार अनेक आकार के आगंतुक व्रण को प्राचीन वैद्यों ने लक्षण छिन्न भिन्न ये बताया है। अभिघात के प्रकार बताए गए हैं, क्या छिन्न भिन्न आचार्य सुश्रुत ने बताए हैं। ठीक है, क्या बताए हैं, छिन्न भिन्न, दिद, छत, पिच्चित, घृष्ट। द फर्स्ट सेकेंड इंजरीज आर कॉज बाय द एज वेपन मतलब जो कि धारदार होते हैं उससे, एंड बाय द थर्ड बाय द पॉइंटेड वन जो नुकीले होते हैं उनसे, वाइल रिमेन आर कॉज बाय ट्रॉमा से जो होते हैं। चिन्ह देखो, ये एक ऐसी इंजरी है जो ब्रॉड, आइदर ऑब्लिक और स्ट्रेट होती है। ठीक है, देखो यहाँ पे चिन्ह देखो, इंग्लिश में नहीं समझ में आएगा पर हिंदी में आ जाएगा। अच्छा, शिशु ने बताया चौड़ी आकृति वाली, तिरछी या सीधी शस्त्र प्रहार से हाथ आदि अंगों से काटकर पृथक हो जाने पर या लटके रहने पर जो व्रण बनता है उसे छिन्न व्रण कहते हैं। ठीक है, आयुर्वेद के अनुसार भिन्न चिन्ह एक्साइज इंजरी हो गई। ठीक है, कट वाउंड्स जो होते हैं, काट दिया गया। ठीक है, भाला देखो, भिन्न क्या है, भाला सवारी तथा तलवार आदि शस्त्रों से अग्रभाग तथा सींग आदि के प्रहार से फटे हुए आशयों को द्वारा कुछ स्त्राव बहने वाला व्रण को भिन्न कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है दिद क्या होता है, दिद नहीं है, विध है। ठीक है, विध क्या होता है, छोटे मुख वाले शस्त्रों के प्रहार से आशय के अतिरिक्त अंग या ऊपर वाले उठ जाने अथवा शल्य रहित स्थिति में होना विध व्रण कहलाता है। ठीक है, आयुर्वेद के अनुसार शत व्रण, शत क्या होता है, ना तो अधिक विभाजित होना ना अधिक फटे होना, अपितु दोनों व्रण छिन्न और भिन्न के लक्षणों को जो युक्त तो ऊंचे नीचे व्रण को शत व्रण कहते हैं। ठीक है, पिच्चित व्रण क्या होता है कि लाठी आदि के प्रहार से तथा दबने के कारण अस्थि के साथ ही कुचलकर जो अंग फैल जाता है तथा मज्जा और रक्त से सन जाता है और उस व्रण को पिच्छिलता कहते हैं।
आयुर्वेद के अनुसार घृष्ट व्रण अब्रेशन क्या होता है कि रगड़ अथवा अन्य प्रकार के अंग तथा त्वचा रहित हो जाने पर दाह और स्त्राव से युक्त व्रण को घृष्ट व्रण कहते हैं। नेक्स्ट है यांत्रिक व्रण की परिभाषा। डेफिनेशन ऑफ मैकेनिकल इंजरी वाउंड्स। यहाँ पे भी कुछ बताया गया है, इंग्लिश में बताया गया, वो हम बाद में बात कर लेंगे, ठीक है। पहले अभी हिंदी की बात कर लेते हैं। तो द मैकेनिकल इंजरी और वाउंड इज डिफाइंड एज अ लेशन और एक्सटर्नल इंटरनल और कॉज बाय द फिजियोलॉजिकल वायलेंस वेपन विद और विदाउट ब्रीच ऑफ द कंटिन्यूटी ऑफ द स्किन इज कॉल्ड मैकेनिकल इंजरी वाउंड्स। हथियार का प्रयोग करके, द पॉइंटेड और द शार्प कोई भी हथियार हो सकता है, ठीक है। मारते समय लगी गई ऊर्जा, मतलब कितनी फोर्स से, ठीक है। द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट कॉज मोर इंटेंस इंजरी देन द वेट ऑफ द बॉडी। ऊर्जा लगाते समय स्थिति की, इफ द हेड इज फ्री टू मूव अ एल्बो कैन कॉज लिटिल डैमेज, बट इफ द हेड इज वेल सपोर्टेड अ सिमिलर एल्बो में कॉज मार्क्ड इंजरी टू द स्कल, ठीक है। प्रभावित ऊतकों की प्रकृति यानी कि द नेचर ऑफ अफेक्टेड टिश्यू, स्किन हो सकती है, सबक्यूटेनियस टिश्यू मांसपेशी हो सकती है, अस्थि कुछ भी हो सकता है, या फिर बॉडी फ्लूइड्स और गैसेस भी हो सकती हैं। यांत्रिक व्रण का वर्गीकरण अपघर्षण, नील और पिच्चित करा गया है। बोथत शस्त्रीय बल से व्रण जो होता है वो क्या करा गया है, यहाँ पे एक क्लासिफिकेशन जो किया गया है वो मैकेनिकल इंजरी का किया गया है। किसमें? एब्रेशन से यानी कि अपघर्षण से, नील से, पिच्चित से, तीक्ष्ण शस्त्रीय बल से छेदित और विद भिन्न इसमें किया गया है, ठीक है। भग्न या संकुचित फ्रैक्चर और डिसलोकेशन किया गया है। और आग्नेयास्त्र में फायर आर्म वाउंड से किया गया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अब इंजरी और वाउंड को भी थोड़ा सा डिफाइन किया गया है। एज इंजरी ऑल्सो नोन एज द फिजिकल ट्रॉमा इज अ डैमेज टू द बॉडी और टिश्यू कॉज बाय द एक्सटर्नल फोर्स। अ वाउंड इज एन इंजरी टू द बॉडी दैट टिपिकली इन्वॉल्व्स लैक्रेशन और ब्रेकिंग ऑफ मेम्ब्रेन स्किन, यूजुअली गेट डैमेज टू द अंडरलाइंग टिश्यूज। एन इंजरी इज ऑल्सो डिफाइंड एज अ इंटरप्शन ऑफ द अनकंटिन्यूटी ऑफ एनी एक्सटर्नल और इंटरनल surface caused by the violence, any harm whatsoever illegally caused to any person in a body, mind or the reputed property। causes 3 हो सकते, क्लासिफिकेशन 3 किए गए, जो स्लाइट भी होते हैं, छोटी मोटी लग जाती है, एक डेंजरस है और फिर लास्ट है ग्रेवियस। स्लाइट इट इज अ सिंपल इंजरी इन एनी इंजरी ऑफ अ माइनर कैरेक्टर सच एज स्प्रेन, ब्रोस और कट विच आर नॉट जज टू बी द सीवियर और स्लाइट चॉकिंग, ठीक है। डेंजरस में क्या होगा, इट इज़ एन इंजरी विच एंडेंजर्स लाइफ ड्यू टू द डैमेज टू इंपॉर्टेंट ऑर्गन और द स्ट्रक्चर, ठीक है। ग्रेवियस इट इज़ अ इंजरी विच मे और नॉट एंडेंजर लाइफ बट कॉज ए सीवियर बॉडीली पेन और डिफॉर्मिटी विच इंटरफियर द इंडिविजुअल नॉर्मल पर्सुलन फॉर 20 days और लॉन्गर। इट ऑल्सो इंक्लूड्स परमानेंट डिफॉर्मिटी और द डैमेज ऑफ द बॉडी, ठीक है। अब यहाँ पे अब थोड़ा सा वेट करो, ठीक है। यहाँ पे वेपन्स के बारे में बताया गया है कि कैसे कैसे वेपन्स को यूज़ किया जाता है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ द इंजरी, ग्रेवियस टेस्ट क्या होता है, 320 IPC के तहत ये धारा है, ठीक है। वेरी मेजर इंजरी में हम ये करते हैं ग्रेवियस टेस्ट, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ द इंजरी ऑन द बेसिस ऑफ वेपन, ब्लंट है, ठीक है, जो कि अब्रेशन, ब्रूज या कंट्यूशन में, लैक्रेशन में यूज़ किया जाता है। शार्प इंसिजन वाउंड में यूज़ किया जाता है। हैवी शार्प वाउंड विद गैप और पॉइंटेड इंसिजन और ब्लंट में किया जाता है। इंसाइज्ड स्टेप वाउंड क्या है, वेरी शार्प है। लैक्रेटेड स्टेप वाउंड इरीगल वाउंड है, ठीक है। इंसीड स्टेप बाउंड में क्या होगा, मार्जिन जो होगी वो क्लियर कट मार्जिन होगी। लैक्रेटेड स्टेप बाउंड में इरेगुलर मार्जिन होगी, ठीक है। इंसाइड स्टेप बाउंड में मोर ब्लीडिंग बाउंड विद गैप, लेस ब्लीडिंग होगी लैक्रेटेड स्टेप बाउंड में, और बाउंड विद कनेक्टिव टिश्यू ब्रिज होगा। शार्प पॉइंटेड वेपन, इंसिज्ड बाउंड, इंसिज्ड स्टेप बाउंड, ड्रॉप बाउंड। सिंगल स्लाइड शार्प वेपन ऊपर डेंटेड होगा, बीच में शार्प होगा, ठीक है। फिश टेल्ड वाउंड होगा, ठीक है। डबल स्लाइड में स्पिंडल शेप्ड वाउंड होगा, ठीक है। टेल्ड शोज पर्टिकुलर ड्यूरेशन ऑफ द वाउंड, ठीक है। उसके बाद है एब्रेशन। अब बारी है एब्रेशन। एब्रेशन क्या होता है, एब्रेशन इज अ डिस्ट्रक्शन ऑफ द स्किन
of skin and usually involve the superficial layer of the skin, epidermis, mucous membrane. Due to the impact against some blunt and rough object or impact of pointed object by blunt forces, जैसे अगर हम गिर गए तब लग गई, ठीक है, ये सब इससे लगती है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि इंजरी इंक्लूड सुपरफिशियल लेयर ऑफ द स्किन आर कॉज, जैसे कि इम्पैक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, प्रेशर ऑफ द फिंगर नेल्स, मसल ऑफ अ गन, फॉल ऑन रफ सरफेस, टीथ बाय रोप, ऐसे इनसे लग जाती है, नॉर्मली भी लग जाती है, ठीक है। इससे स्क्रैच आता है, प्रेशर एब्रेशन होता है, ग्रेस होता है, इम्पैक्ट एब्रेशन, नेचर ऑफ इंजरी, साइट ऑफ इम्पैक्ट और डायरेक्शन ऑफ द फोर्स कैन बी आइडेंटिफाइड, नेचर ऑफ द क्राइम मे बी इंटरप्टेड फ्रॉम द साइट ऑफ द इंजरी, पैटर्न एब्रेशन आर यूजफुल टू आइडेंटिफाई द कॉजेटिव ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद एब्रेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, टैंगलिंग और कंप्रेशन, ठीक है। टैंगलिंग में क्या है, स्लाइड फ्रिक्शन है, स्लाइडिंग है, स्क्रैप है। कंप्रेशन में क्या है, क्रशिंग है, प्रेशर है, ठीक है। फ्रिक्शन में क्या है, स्लाइडिंग, स्क्रैप में लीनियर है, स्क्रैच होगा, ब्रश में ग्रेस होगा, ठीक है। और कंप्रेशन, क्रशिंग या प्रेशर में क्या होगा, पैटर्न और नॉन पैटर्न। पैटर्न दो तरीके के होंगे, इम्पैक्ट और कॉन्टैक्ट, ठीक है। अब इसमें टाइप्स ऑफ एब्रेशन भी बता रखे हैं, ठीक है। तो क्या क्या बताया है, स्क्रैच बताया है, ग्रेस, प्रेशर एब्रेशन, इम्पैक्ट, यही सब बताए गए हैं, ठीक है। ये टाइप है इसके। उसके बाद है मृत्यु पूर्व अपघर्षण और मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रेशन। देखो क्या क्या है, देखिए मैं एन आइडिया अबाउट द साइट ऑफ इम्पैक्ट एंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, दे मे बी ओनली द एक्सटर्नल साइन ऑफ अ सीरियस इंजरी, ठीक है। पैटर्न एब्रेशन आर हेल्प इन कनेक्टिंग द बाउंड्स विद द ऑब्जेक्ट विद प्रोट्रूड देम, द एज ऑफ द इंजरी कैन बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ कोरिलेशन विद द लाइफलाइन, टाइम ऑफ रिजल्ट इन ओपन माउथ, डर्ट, डस्ट, grease or sand are usually present. This may connect the injuries to the scene of the crime. Character, the manner of the injury may be known from its distribution. Throttling, static abrasion due to the fingernails are found in the neck. In smoothing, abrasion may be seen around the mouth and the nose. In sexual assault, abrasion may be found on the breast, genital, inside of the thigh and around the anus. Abrasion on the face of the assaultant indicate a struggle. Abrasion on the victim may show whether the fingernail of the assailtant were long, irregular or even broken, ठीक है। उसके बाद आता है कंट्यूशन या ब्रूज, BRUISE। ये क्या होता है, इसमें क्या होगा, नीला पड़ जाता है, जो वैसा होगा, ठीक है, नीला पड़ने की वजह से। कंट्यूशन ऑल्सो नोन एज ब्रूज आर कॉज ड्यू टू द रप्चर ऑफ ब्लड कैपिलरी लीडिंग टू द डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन और पैच फॉर्मेशन, ठीक है। जो नॉर्मली भी हो जाता है, कंट्यूशन इज इनफिल्ट्रेशन और एक्सवेक्शन ऑफ द ब्लड इनटू द टिश्यू टू द रप्चर ऑफ द वेसल बाय द एप्लीकेशन ऑफ ब्लंट फोर्सेज विद इन डिसकंटिन्यूटी ऑफ नेचुरल ब्रीच, ठीक है। कर रहे हैं इंजरी की हम बात कर रहे थे, उसमें हमारा अब्रेशन हो चुका था, ठीक है। अब्रेशन क्या होता है कि कॉमनली कोई भी हम डिस्ट्रक्शन हो जाए एपिडर्मिस को, छोटा सा जैसे कि खरोंच लग जाती है वैसे करके, ठीक है। पर अब बारी आ रही है कंट्यूशन की। कंट्यूशन जो होता है वो नील क्षत होता है। नील क्षत की परिभाषा मतलब नील क्षत उसे कहा जाता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न उसे अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद उसे नील क्षत कहते हैं। नील क्षत क्या होता है, ठीक है। तो नील क्षत कंट्यूशन देखो, कंट्यूशन और ब्रश, डैमेजिंग ऑफ ब्लड वेसल ऑन सॉफ्ट टिश्यू विद इंटैक्ट एपिडर्मिस, ठीक है। तो क्या होता है इसमें, कंट्यूशन इज अ इनफिल्ट्रेशन एक्सट्रावेशन ऑफ ब्लड इनटू द टिश्यू ड्यू टू द रप्चर ऑफ वेसल्स बाय द एप्लीकेशन ऑफ ब्लंट फोर्स विदाउट डिसकंटिन्यूटी ऑफ नेचुरल ब्रीच। एग्जाम्पल, किसी स्टिक से मारा हो, किसी डंडे से मारा हो, किसी पत्थर से मारा हो, ठीक है, या किसी फिस्ट से मारा हो, स्टोन या फिस्ट, ठीक है। ऑल्सो नोन एज कंट्यूशन, ऑल्सो नोन एज ब्रेस्ट। ये मैं 3 अलग अलग उससे डेफिनेशन बता रही हूँ, ठीक है। कॉज बाय ड्यू टू द रप्चर ऑफ ब्लड कैपिलरी लीडिंग टू द डिस्कलराइजेशन ऑफ द स्किन ऑफ पैच फॉर्मेशन। जैसे नीला पड़ जाता है जब हम किसी मिट्टी में या रेत में गिरते हैं, तो देखा होगा कि कुछ हिस्सा हमारा कंट्यूशन की वजह से नीला पड़ जाता है। तो वो क्यों होता है, क्योंकि ब्लड वेसल्स होती हैं वो रप्चर हो जाती है। तो कंटिन्यू पर वो कुछ टाइम बाद अपने आप रप्चर भी हो जाए, मतलब ठीक हो जाती है।
होती है रप्चर होने के बाद। कंट्यूशन में ऑल्सो भी डिफाइंड एज द इफ्यूजन ऑफ ब्लड इन टू द टिश्यू ड्यू टू द रप्चर ऑफ सबक्यूटेनियस ब्लड वेसल। Contusion are generally caused by the impact of blunt forces such as stone, sticks, etc. The size of contusion may vary largely depend on the impact of the area of the object. मतलब कितना उस ऑब्जेक्ट ने कितने एरिया में अपना असर छोड़ा है, ठीक है। द अमाउंट ऑफ इफ्यूजन ऑफ ब्लड डिपेंड्स ऑन द साइज, बाउंड, फोर्स ऑफ इम्पैक्ट, सेक्स ऑफ द विक्टिम, एज ऑफ द विक्टिम एक्सेट्रा, ठीक है। ये इन सब पे डिपेंड करता है, साइज़ पे, ठीक है, कि कितना लंबा साइज़ है, ठीक है। उसके बाद एज पे, कंडीशन एंड द टाइप ऑफ टिश्यू, ठीक है। सेक्स पे पड़ता है, कलर ऑफ स्किन, नेचुरल डिजीज़ या कोई उसे डिजीज़ है इस वजह से तो ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। अब ब्रूस के टाइप्स भी है, कौन कौन से टाइप है। पैटर्न होता है, एक्सटर्नल होता है, पैटर्न है, ठीक है। पैटर्न में 3 तरीके के होता है, एक्सटर्नल, डिलेड और सुपरफिशियल, ठीक है। और आपका नॉन पैटर्न है, उसको इंटरनल, अर्ली और डीप, 3 तरीके के होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि लाइक ब्रूज, द ब्रूज ओवर द नोज एंड माउथ सजेस्ट स्मूथनिंग, ब्रूज ओवर द नेक सजेस्ट थ्रॉटनिंग, ब्रूज ओवर द थाई एंड जेनाइटल सजेस्ट द रेप, ब्रूज अराउंड द एनस सजेस्ट sodomy. Bruise may also give information about the object responsible for the injury and the time passed since the injury occurred can be assessed, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें लैक्रेशन। अब हम किसकी बात करेंगे, लैक्रेशन की। लैक्रेशन क्या होता है, पिच्चित व्रण, ठीक है। लैक्रेशन की हम बात कर रहे हैं, तो लैक्रेशन का क्या मतलब होता है, पिच्चित व्रण, ठीक है। अच्छा, क्लासिफिकेशन देखो, क्लासिफिकेशन इसमें जो बताया गया है ब्रूज का, मैंने बताया कि कितने तरीके के बताए थे, 2, पैटर्न और नॉन पैटर्न, पर इसमें अलग तरीके से बताया है। तो कैसे बताया है हाँ, पहले देखो क्या होता है, एपिडर्मिस पे हमारे चोट लगेगी, ठीक है। अब एपिडर्मिस के नीचे क्या है, डर्मिस, डर्मिस के नीचे क्या है, हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस के नीचे सबक्यूटेनियस, उसके नीचे मसल। तो ये पहले क्या होगा, एब्रेशन होगा, एब्रेशन के बाद ब्लड वेसल डैमेज हो जाएंगे, फर्स्ट सिस्टम में इंटरटर्मिनल ब्लो एपिडर्मिस, ठीक है। नर्व फाइबर होगी उसमें, ठीक है। सबक्यूटेनियस होगा, मतलब हाइपोडर्मिस, सबक्यूटेनियस और मसल नीचे होगी, तो उसके बाद इंटैक्ट हुआ, पहले एब्रेशन, एपिडर्मिस पे लगी चोट, फिर डर्मिस, हाइपोडर्मिस और सबक्यूटेनियस पे, ठीक है, लगी। अब क्लासिफिकेशन ऑफ द ब्रूज, अब क्लासिफिकेशन ऑफ द ब्रूज में थोड़ा सा हम डिटेल तो नहीं जा रहे हैं, ठीक है। ब्रूज आर लेस वैल्यू देन द एब्रेशन, बिकॉज क्यों होती है ब्रूज जो होती है वो क्यों लेस एब्रेशन है, क्योंकि देयर साइज में नॉट कॉरस्पॉन्ड टू द साइज ऑफ द वेपन, ठीक है। दे में बिकम विजिबल सेवरल आवर्स और सीन 1 to 2 days आफ्टर द इंजरी, दे में अपीयर अवे फ्रॉम द एक्यूट साइज ऑफ इंजरी, दे डोंट इंडिकेट द डायरेक्शन विद द फोर्स वॉज अप्लाइड, ठीक है। क्लासिफिकेशन अगर मैं बात करूँ, अगर इंटरडर्मल की मैं बात करूँगी, तो इंटरडर्मल क्या होता है, ये इंट्राडर्मल होता है, लाइज इन द सब एपिडर्मल layer made by part in a pattern object, bruises sharply defined. Subcutaneous में क्या होगा, ये subcutaneous layer तक चला जाएगा, ठीक है। एजेस ऑफ ब्लड एंड द raised above the skin surface, it appears soon after injury, ठीक है। डीप ब्रूज में क्या होगा, डीपर टू द subcutaneous layer, it may take hours to 1 to another day to appear at the surface, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका, 1 or more examination should be carried out after the interval at 48 hours. Deep in the detected through infrared photograph. Infrared photograph may demonstrate such bruise if suggested initially for medical legal cases, majorly in higher cases. Ectopic bruise भी होता है, ठीक है। ectopic bruise क्या होता है, ectopic bruise होता है bruising at the sign of other than the impact due to the gravity. Example, fracture of internal cranial fossa, black eye, bluish discoloration in eye orbit, fracture of middle cranial fossa, mastoid region, and also called battle साइन। ट्रैम ट्रैक ब्रूज, ये भी होता है, डंडे से मारने पर होता है। 2 लाइन्स ऑफ ब्रूज विद इंटरवेनिंग, अगर डंडे से मारोगे तो निशान पर जाते हैं, तो वही। 6 पैनी ब्रूज में क्या होगा, स्मॉल साइज सर्कुलर ब्रूज ऑफ और आर्म शोल्डर्स सीन इन द बेटर्ड चाइल्ड, इसमें दिखेंगे, बेटर्ड चाइल्ड में दिखेंगे। एज ऑफ ब्रूज और कंट्रीब्यूशन लेस देन 3 hours होता है। रेडिश कलर ड्यू टू द ऑक्सीजनेटेड ब्लड आफ्टर 3 hours 3 days, ब्लूइश कलर हो जाता है ड्यू टू द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑन 4th day, ब्लूइश ब्लैक कलर और ड्यू टू हेमोग्लोबिन ऑन 6th day, green color due to
ग्रीन कलर हो जाता है और येलो कलर 7 to 12th डे होता है। ठीक है, अब आ रहा है लैक्रेटेड वाउंड। लैक्रेटेड वाउंड क्या होते हैं? लैक्रेटेड वाउंड में आप डिफाइन करोगे जिसे हम पिचित वाउंड कहते हैं। ठीक है, ऑल्सो नोन एज लैक्रेटेड वाउंड इज वन इन विच द स्किन एंड समटाइम्स द डीपर टिश्यू और टोन आर लैक्रेटेड एज सच अ रिजल्ट ऑफ ब्लंड वायलेंस, मतलब कट जाना। ठीक है, it is a result of tearing or stretching of the tissue. The edge of lacerated wounds are irregular. There are four types: split, stretch wound, avulsion और tear. ठीक है, laceration may be homicidal, suicidal, accidental or may be inflicted by oneself or the other. ठीक है, ये होते हैं। ठीक है, यहाँ पे लैक्रेशन इज अ डिस्ट्रक्शन विद द डेप्थ ऑफ द स्किन इज मोर देन द सुपरफिशियल लेयर ऑफ द कॉज द इम्पैक्ट अगेंस्ट द सम ब्लंट रीजन। ठीक है, लैक्रेटेड स्प्लिट होता है, स्ट्रेच्ड होता है, नेक्स्ट क्या है, एब्यूलेशन होता है, टीयर होता है। यहाँ पे एक और दे रखा है कट लैक्रेशन। ठीक है, वो भी होता होगा। ठीक है, पता नहीं मुझे, कट के मतलब कट की वजह से बताया ही है, कट की वजह से लग जाता है। तो पहले हम बात कर लेते हैं स्प्लिट लैक्रेशन की। ठीक है, स्प्लिट लैक्रेशन क्या होगा? स्टिफ लैक्रेशन होगा, 2 नंबर में पूछे जा सकते हैं, ये बाउंड याद रखना। द टाइप ऑफ लैक्रेशन कॉज्ड बाय द प्रेशर बिटवीन टू हार्ड सरफेसेस। The type of lacerated caused by the pressure between two hard surfaces, scalp plus hard object. The kind of laceration used usually forced on the stretch overlying bones such as scalp, base, limb. This type of wound occur due to the one impact. ठीक है, उसके बाद क्या है, stretch wound laceration due to the over stretching की वजह से होता है। स्किन बाय प्रेशर। एब्यूलेशन क्या होता है? दिस टाइप ऑफ लैक्रेशन कॉल्ड बाय द ग्रिंडिंग फोर्स। एब्यूलेशन इज डिकल्टिंग ऑफ द स्किन ओवर द इम्पैक्ट एरिया ड्यू टू द इम्प्रेशन एंड द ग्राइंडिंग ऑफ अंडरलाइन टिश्यू कॉमनली सीन इन द डेड ट्रैफिक एक्सीडेंट। देखा होगा जो ट्रैफिक एक्सीडेंट हो जाते हैं उनमें ही नॉर्मली देखने के लिए मिलता है। टीयर लैक्रेशन क्या होता है? इसमें इम्पैक्ट होता है इरेगुलर और सेमी शार्प्ड ऑब्जेक्ट का ड्यू टू द अगेंस्ट हार्ड इरेगुलर शार्प ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, कार डोर हैंडल इंजरी होता है ना, कार के डोर में हैंडल में हाथ आ जाता है तो जो स्क्रैप बनता है वो क्या होता है? यही होता है, टीयर लैक्रेशन। ब्रोकन बॉटल इंजरी, अगर कांच पे आप चल दोगे तो भी। कट लैक्रेशन में क्या होगा? समटाइम्स अ हैवी शार्प्ड एज वेपन अकर्स अ डीप एंड वाइड कट ओवर द बॉडी टिश्यू। होता है, ये भी हम सबके साथ होता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आता है इंसीजन। ठीक है, इंसीजन देखो क्या है, इंसीजन पाउंड इज डिस्ट्रक्शन वेयर द डेप्थ ऑफ द स्किन इज मोर देन द सुपरफिशियल लेयर ऑफ द स्किन विच कॉजेज ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ शार्प ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसमें ट्रेट है, फीचर है, मार्जिन से होगा तो इस करेक्टरिस्टिक देखो, करेक्टर्स ऑफ इंसिज्ड वाउंड क्या होगा? मार्जिन से होगा तो फीचर क्या होंगे उसके? स्मूथ, इवन, क्लियर कट एंड एवर्टेड। शेप कैसी होगी? अगर किसी आकार में, शेप में है, ठीक है, तो फीचर कैसे उसका? लीनियर स्पिंडल शेप। डायमेंशन में यूजुअली लॉन्गर देन द डीप, ऑफ्टन गैपिंग। डेप्थ का है तो इक्वली टू द विथ इंसर्टेड वेपन। हेम्ब्रेज है, यूजली प्रोफ्यूज, अप्रेशन ऑन द एज एब्सेंट होगा। ब्रूजिंग, नो एडजेसेंट ब्रूजिंग ऑफ द सॉफ्ट टिश्यू। हेयर बल्ब क्लियरली कट, बोन में बी कट, फॉरेन बॉडी इज एब्सेंट होती हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें देखो आप, एज ऑफ इनसाइड वन फ्रेश होगा तो ब्राइट कलर, रेड कॉट विद ब्लीड होगा। 12 से 24 घंटे के अंदर मार्जिन स्वेल हो जाएगी और रेड न्यूट्रोफाइल होगा। 24 से 48 घंटों में, डेज में क्या होगा? 24 से 48 2 दिन में मतलब। ठीक है, एपिथेलियल सेल्स फ्रॉम द बोथ एज माइग्रेट एंड प्रोलिफरेट ऑन द डर्मिस मीटिंग इन द मिडलाइन बीनीथ द सरफेस स्कैप मोनोसाइट। 2 से 3 दिन में होगा मैक्रोफेज और ग्रेनुलेशन टिश्यू इन द इंसिजर स्पेस। 4 से 5 दिन में होगा न्यूरोवेस्कुलाइजेशन विद ग्रेनुलेशन टिश्यू एंड कोलेजन फाइबर रीचेज इट्स पीक। और 7 से ज़्यादा दिन में अ सॉफ्ट एंड रेडिश स्कार इज सेम। इंसिजन वाउंड कैन बी कॉज्ड इन 3 वेज। कौन कौन का? स्ट्राइकिंग है, ड्रैपिंग है, स्वेलिंग है। तो द एज ऑफ इंसाइज वाउंड आर रेगुलर, क्लीन कट, retracted and inverted except in the neck and the scrotum. Length is the greatest of 3 dimensions. Inside wounds may be homicidal, suicidal, accidental or may be inflicted by oneself or the other. ठीक है, फिर क्या है यहाँ पे हमारा? क्या है?
नेक्स्ट की मैं बात करूँ तो यहाँ पंचर वाउंड से। पंचर वाउंड एक ऐसी इंजरी होती है जो पॉइंट की वजह से होती है, दैट इज कॉज्ड बाय द पॉइंटेड ऑब्जेक्ट विच पियर्स और पेनिट्रेट द स्किन इन विच द ओपनिंग इज रिलेटिवली स्मॉल कंपेयर्ड विद द डेप्थ एज कम्पेयर टू द नैरो पॉइंटेड ऑब्जेक्ट। पेनिट्रेटिंग टाइप्स देखो, दो टाइप की होती है, पेनिट्रेटिंग पंचर वाउंड एंड द परफोरेटिंग पंचर वाउंड। पेनिट्रेटिंग व्हेन दे एंटर द बॉडी ऑफ द विसरस, और परफोरेशन पंचर वाउंड क्या होती है, व्हेन द बॉडी वेपन एंटर्स द बॉडी ऑन द वन साइड एंड कम्स आउट फ्रॉम द अदर साइड। ठीक है, होता है ना कि कील घुस गई तो एक जगह से घुसी उंगली में और दूसरी तरफ से बाहर आती है, और नॉर्मली आपको कंपास के केसेस ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं। दिस इज नोन एज थ्रू द पंचर वाउंड। द एंट्री वाउंड इज लार्जर विद द इन्वर्टेड एज, द एग्जिट वाउंड इज स्मॉलर एंड द इन्वर्टेड एज। चॉप वाउंड्स, चॉप वाउंड्स क्या होते हैं, they are also deep gaping wounds caused by the blow with a sharp edge cutting of a fairly heavy weapon like a hatchet or axe, a saber or a claver. The dimension of the wound correspond to the cross section of penetrating blade. Next जो है वो आपका स्टेप वाउंड है। स्टेप वाउंड क्या होता है, स्टेप वाउंड एक ऐसा वाउंड होता है जहाँ पे पेनेट्रेटिंग इंजरी कॉज बाय द शार्प एंड द पॉइंटेड ऑब्जेक्ट, दोनों ही आ सकता है। ठीक है, ये एक तरीके का पंचर वाउंड ही होता है, सच एज नाइफ, रबर, नीडल, स्पेयर, अराउंड स्क्रू ड्राइवर एक्सेट्रा, पेनिट्रेटिंग द स्किन एंड द अंडरलाइंग टिश्यू दैट इज डीपर देन इट्स लेंथ एंड द विड्थ और द साइज। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या आता है, also known as puncture wound, as specific from the trauma which is usually caused by the sharp pointed of piercing and the stabbing weapons such as knives, dragon, beyond, spear, etc. When a stab wound enter into the body, it is called the penetrating wound. याद रखना, जब ये बॉडी के अंदर जाता है तो ये penetrating wound बन जाता है। When a stab wound pierce through the body, it is called perforating wound. और जब ये परसेट मतलब निकल जाता है तो ये क्या कहलाता है, perforating wound कहलाता है। The depth of the wound is the greatest of 3 dimension. Diameter of wound is less than that of the weapon used. The edge of wound are refracted, clean and decorated and bruised depending on the used weapon. Step wound may be homicidal, suicidal, excital or may be inflicted by oneself or otherwise. ठीक है, फंक्शन क्या है, फायर आर्म वाउंड। अब नेक्स्ट आ रहा है इसमें फायर आर्म वाउंड। ठीक है, तो फायर आर्म वाउंड क्या होता है, फायर आर्म वाउंड, तो फायर आर्म वाउंड होता है जो हमारे गन शॉट वाउंड्स होते हैं। वो देखिए, गन जब किसी के लगती है वो ज़िंदगी भर निशान नहीं जाता। गोली जो लगती है वो मूवी वाली तो नकली होती है, पर नॉर्मली जब असली में लगती है तो वो जो निशान पड़ जाता है उसका, तो वो कभी नहीं जाता है। सारी ज़िंदगी निकल जाती है पर वो निशान कभी नहीं जाता। ठीक है, फायर आर्म वाउंड को हम क्या बोलते हैं, फायर आर्म इंजरी बोलते हैं। डेफिनेशन फायर आर्म इंजरी, जो द इंजरी कॉज बाय एनी वेपन विच प्रोपल्स अ प्रोजेक्टाइल बाय combustion of an explosive substance by means of production of gases under pressure. फायर आर्म वाउंड को हम गन शॉट वाउंड्स भी कहते हैं। ये आर प्रोड्यूस्ड बाय प्रोजेक्टाइल डिस्चार्ज फ्रॉम फायर आर्म्स एंड प्रेजेंट द जनरल कैरेक्टर लैक्रेटेड बाउंड, बट द कैरेक्टर्स आर वेरी अकॉर्डिंग द। देखो क्या होता है, स्टडी ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन एंड करेक्टर अफेक्टिंग द मोशन। इसे बैलिस्टिक्स भी कहते हैं, फायर आर्म वाउंड भी कहते हैं, गन शूट वाउंड भी कहते हैं, बहुत सारे वाउंड के नाम हैं इसमें। ठीक है, फिर अगर मैं बात करूँ तो ये कैसे होता है, ये जो उनको होता है जो प्रोजेक्टाइल जैसे स्पीड से प्रोजेक्टाइल मोशन को फॉलो करते हुए आ रही हैं तो उनसे ये होता है। ठीक है, अब राइफल फायर आर्म, ये डिपेंड करता है ऑन द लेंथ ऑफ द बैरल, कितनी लंबी बैरल थी। ठीक है, राइफल के। ठीक है, उसके बाद क्या है, लॉन्ग बैरल या शॉर्ट बैरल थी। ठीक है, उसमें दो ही तरीके की होती है ये राइफल फायर आर्म। ठीक है, डिपेंडेंट ऑन द लेंथ ऑफ द बैरल, तो लॉन्ग बैरल, शॉर्ट और स्मॉल वहाँ हैंड गन्स। ठीक है, उसके बाद स्मूथ बैरल बोर्ड फायर आर्म्स जो होंगी वो डिपेंडिंग ऑन द लेंथ ऑफ द बैरल, लॉन्ग बैरल, शॉर्ट गन और द कैरबिन या शॉर्ट बैरल। ठीक है, उसके बाद डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ बैरल, सिंगल और डबल बैरल, डिपेंडिंग ऑन द मैकेनिज्म ऑफ लोडिंग। तो इसमें क्या है, इसमें कई तरीके की लोडिंग बताई गई हैं। ठीक है, लोडिंग कैसे बताई गई थी, बैरल कौन कौन सी होती है, राइफल होती है, पिस्टल होती है, रिवॉल्वर और मशीन, ये आपको पता होगा। ठीक है, इसमें तो आपको कोई मुझे लगता नहीं कि कुछ बताना होगा। ठीक है,
मैंने भी नहीं देखी है, टेंशन मत लो, मैंने भी नहीं देखी है, आप लोगों ने नहीं देखी तो मैंने भी नहीं देखी, ठीक है। देखो लॉन्ग बैरल में जो आता है राइफल आती है AK-47, सबने सुना है, ठीक है, गाना भी है शायद AK-47, मुझे नहीं पता, ठीक है। शॉर्ट बैरल में क्या आती है, रिवॉल्वर्स, पिस्टल्स, मशीन गन। अरे किसी ने कहीं देखी है और ना देखी, मूवीज़ में सबने देखी होंगी, और नहीं देखी होगी तो एक पिक्चर डाल देना, आ जाएगी नेट पे, ठीक है। तो द इनर सरफेस ऑफ बोर ऑफ द वेपन फ्रॉम ब्रीच टू द मजल एंड इज थ्रोन इन टू द स्पैनल ग्रूव वेरिंग फ्रॉम 2 to 22 और मोर, ठीक है। उसके बाद क्या है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ, अलग अलग तरीके के पर्पस बताए गए हैं, पर पहले इसमें क्या करना है वो है वो है करेक्टरिस्टिक वेरीज अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द प्रोजेक्टाइल, वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट द मोमेंट ऑफ द इम्पैक्ट, डिस्टेंस ऑफ द फायरमैन फ्रॉम द बॉडी एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज, एंगल एट विच इट डिस्ट्रक्ट द बॉडी, ठीक है। फायर आर्म बाउंड्स में बी होमिसाइडल, सुसाइडल, एक्सीडेंटल और मे बी इंफ्लिक्टेड बाय वन सेल्फ और द अदर। फॉरेंसिक बैलिस्टिक इज एन एलैंगुएट साइंस डीलिंग विद फायर आर्म्स, ठीक है। बैलिस्टिक है जो डील करती है, बैलिस्टिक से क्या है, साइंस है जो इसे डील करती है, ठीक है। फिर इसमें नेक्स्ट देखो, ठीक है, ओप टू अप्लाई फोर्स एंड द प्राइमर। तो यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं, अब देखो यहाँ थोड़ा थोड़ा सा बताया गया है कि राइफल बेस क्या होता है, जो होती है वो 12,000 से 13,000 तक की गैस ले लेती है, ठीक है, पर ग्राम, ठीक है। शॉर्ट गन में 3,000 से 4,000 तक की गैस ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इस पर पाइनेक्स जो होती है, राइफल होती है पाइनेक्स जिसे हम कह रहे हैं, उससे क्या होगा, मटेरियल दैट इजीली बर्न फायर पार्टिकल, इट कंसिस्ट ऑफ बेरियम नाइट्रेट। ये ऐसा पार्टिकल होता है, पाइनेक्स जो होता है वो एक ऐसा पार्टिकल है जो बहुत जल्दी बर्न कर लेता है, क्या, फाइन पार्टिकल्स को। कंसिस्ट ऑफ बेरियम नाइट्रेट होता है, एंटीमोनी होता है, सल्फाइड होता है, लेड सल्फाइड, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड होता है, लेड पेरोक्साइड होता है और टेरेजिन होता है, ठीक है। अब अगर हम गन पाउडर की बात करें, ठीक है, इसके लिए GSR टेस्ट होता है, ठीक है। पाइमर कॉम्पोजिशन हो गया, पाइमर है, पाइनेक्स नहीं है, पाइमर है, ठीक है। तो क्या क्या हमने बता दिया कि होता क्या क्या है, ठीक है। उसके बाद GSR टेस्ट क्या होता है, डिटेक्शन ऑफ दीज कंपाउंड्स ऑन द हैंड ऑफ द पर्सन डिटरमाइंस वेदर इट हैज़ अ फायर और नॉट फायर आर्म। मतलब देखा होगा ना, कहते हैं कि जिनके गर्म पाउडर लगा होगा, ठीक है, वो क्या होंगे, उसी ने बंदूक चलाई होगी, ठीक है। तो जो बंदूक चलाएगा उसके हाथ पे क्या होगा, गन पाउडर लगा होगा। तो गन पाउडर कौन कौन से कलर का होता है, ब्लैक होता है, स्मोकलेस गन पाउडर होता है, सेमी स्मोकलेस गन पाउडर होता है, ठीक है, इतने होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, ब्लैक गन पाउडर जो होता है वो मेनली क्या यूज़ करता है, ब्लैक गन पाउडर मेनली यूज इन शॉर्ट गन्स, ठीक है। और मोर स्मोकी होता है, जो कि पोटेशियम नाइट्रेट, जिसमें कितना होता है, KNO3 होता है, 75% होता है। ऑक्सीजन एक्शन क्या होता है, ऑक्सीजन सप्लायर होता है, ठीक है। उसके बाद चारकोल होता है, सीज का सिंबल होता है, 15% ये होता है, ठीक है। और फ्यूल में होता है, सल्फर कितना होता है, S होता है, 10% होता है, इग्निशन एंड डेंसिटी के लिए होता है, ठीक है। सम स्मोकलेस होती है, वो 1%, 1 ग्राम पाउडर प्रेजेंट होती है, ठीक है। उसके बाद क्या है, सिंगल बेस, डबल बेस और ट्रिपल बेस, ठीक है। स्मोकलेस गन पाउडर 3 होती है, सिंगल बेस, डबल बेस और ट्रिपल बेस, ठीक है। सिंगल बेस में नाइट्रोसेलुलोज प्रेजेंट होता है, मोर सब्सटेक्टल टू डैम, ये इसकी डिसएडवांटेज है। डबल बेस में नाइट्रोसेलुलोज और नाइट्रोग्लिसराइन प्रेजेंट होता है, एडवांटेज होता है मोर पावरफुल देन द सिंगल बेस, डिसएडवांटेज है मोर हॉटर फ्लेम टेम्परेचर विच मेल्ट्स अवे फ्रॉम द स्टील ऑफ द बैरल, ठीक है। ट्रिपल बेस क्या होता है, नाइट्रोसेलुलोज, नाइट्रोग्लिसराइन, नाइट्रोगोनाइड, एडवांटेज है इसकी, नाइट्रोग्लिनॉल लोअर द फ्लेम टेम्परेचर, कैपेसिटी होती है 1 ग्राम प्रोड्यूस 1200 to 12,000 cc ऑफ गैस, ठीक है। उसके बाद सेमी स्मोकलेस गन पाउडर में क्या क्या होता है, नाइट्रोसेलुलोज, पोटेशियम नाइट्रेट, चारकोल, सल्फर, 20% स्मोकलेस पाउडर एंड 80% ब्लैक गन पाउडर होता है, ठीक है। अब मैं बात कर रही हूँ कि क्या, प्रोजेक्टाइल मोशन की। तो इन केस ऑफ राइफल फायर आर्म्स कैसे होते हैं, सिंगल फॉर्म बजल टू बॉडी, ठीक है। बजल मेड अप ऑफ सॉफ्ट, यूजुअली इन केस ऑफ स्मूथ बोर्ड पाउडर पैलेट, मल्टीपल। देखो, इन केस ऑफ राइफल फायर आर्म्स क्या होता है, सिंगल प्रोजेक्टाइल देखने के लिए मिलता है। इन केस ऑफ स्मूथ बैरल्ड में क्या देखने के लिए मिलेगा, मल्टीपल प्रोजेक्टाइल देखने के लिए मिलेगा, पैलेट्स देखने के लिए मिलेगा। बुलेट मेड अप सॉफ्ट मेटल यूजुअली लैक टू प्रोवाइड हार्डनेस एंटीमनी एडेड पैलेट्स, मल्टीपल प्रोजेक्ट इन द फॉर्म ऑफ पैलेट्स एज बी फायर आर्म्स। शॉर्ट्स क्या है, सेवरल 100 स्मॉल पैलेट्स हैं, बेट्स ओनली इन द स्मूथ बोर्ड वेपन,
अब देखो इसका क्या, मेड अप ऑफ सॉफ्ट मटेरियल लाइक कॉर्क, मेड अप ऑफ सॉफ्ट मटेरियल लाइक कॉर्क, प्लास्टिक और कार्डबोर्ड। ठीक है। सेपरेट द प्रोटेक्टर, फंक्शन क्या है वेड का, WAD वेड का फंक्शन क्या है कि सेपरेट द प्रोटोप्लेंट फ्रॉम द प्रोजेक्टाइल। ठीक है। अब इन मार्केट जो होती है, बैरल हैज़ नॉर्मली 4 to 6 ग्रुप एंड कैन बी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज शेप हो सकती है उनकी। नॉर्मली बैरल हैड 2 to 22 ग्रुप्स, नॉर्मली राइट पिस्टल राइफल और क्लॉकवाइज शेप इज सेम। द मोर ग्रुप बुलेट हैज़ अ मोर विल बी एक्यूरेसी। ठीक है। उसके बाद क्या है, इसमें दे रखा है, एक मिनट देख लूँ मैं भी। बेयर दे रखा है, नो लीड बैरल्स होती हैं इसमें, डिफरेंट साइज़ की होती है। फ्लैटेंड होती है बैरल विच कैन नॉट बी मेड अप ऑफ 1 पाउंड से ज़्यादा की नहीं होगी, 1 पाउंड की होगी। ठीक है। 1 पाउंड में क्या होगा, 454 ग्राम होता है। ठीक है, इतनी की होगी। 1 पाउंड ऑफ लेड इनटू 12 पार्ट्स ऑफ बेयर, इसमें 12 पार्ट होते हैं। चोक टाइप क्या होती है, चोकिंग टाइप, तो टर्मिनल फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ अ बेयर नियर द मजल एंड इज पार्शियली कंस्ट्रक्टेड सो एज टू कंट्रोल द शॉट पैटर्न की, उसको चलाने का पैटर्न जो कंटिन्यू करती है। द आउटर एरिया ऑफ द शॉर्ट चार्ज आर गिविंग इनवर्ड एक्सेलरेशन एज दे पास थ्रू द एरिया ऑफ कंस्ट्रक्शन, दिस होल्ड द शॉर्ट कॉलम टुगेदर फॉर अ ग्रेटर डिस्टेंस एज इट मूव्स अवे फ्रॉम द मसल। ठीक है। नेक्स्ट की मैं बात करूँ तो आफ्टर इंजरी बाय एनी बुलेट दैट अफेक्ट्स आर सीन, क्या क्या अफेक्ट्स देखने को मिलेंगे अगर इंजरी हो गई है। ठीक है। तो कौन कौन से वाउंड्स आपको देखने के लिए मिलेंगे या फिर कौन कौन से अफेक्ट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, तो देखो इसमें बताया गया है। उसके बाद क्या है, हम बात कर रहे हैं सिंगिंग अफेक्ट की। सिंगिंग अफेक्ट जो होता है वो होता है, अफेक्ट्स होते हैं, 3 अफेक्ट देखने के लिए मिलते हैं। जो वाउंड होता है जो कि काय से हो जाता है, बुलेट से, यानी कि ठीक है। तो उसमें 3 अफेक्ट देखने के लिए मिलते हैं। एक तो सिंगिंग अफेक्ट है, दूसरा ब्लैकनिंग है और तीसरा टैटोइंग है। ठीक है। टैटोइंग, तो पहला सिंगिंग अफेक्ट है बर्न ड्यू टू द फ्लेम ऑफ द ब्लड, बर्न हो जाएगा फ्लेम के ब्लड की वजह से। ठीक है। ब्लैकनिंग ड्यू टू द स्मोक अफेक्ट पार्ट टर्न ब्लैक। ठीक है। स्मोक की वजह से उतना पार्ट ब्लैक हो जाएगा। टैटूइंग अफेक्ट अनबर्न पार्टिकल्स ऑफ गन पाउडर। ठीक है। टैटूइंग क्या होगा, बाहर की तरफ ही दिखेगा। ठीक है। ब्लैकनिंग हो जाएगी। ठीक है, वो तो अंदर की तरफ होगा। और सिंगिंग बिल्कुल अंदर दिखेगा। ठीक है। तीनों ये देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है। अब पिस्टल देखो कैसे कैसे देखने के लिए, पिस्टल और रिवॉल्वर। सिंगिंग अफेक्ट 7.5 सेंटीमीटर पे देखने के लिए मिलता है। ब्लैकनिंग इंटू 2 कर दोगे तो 15 सेंटीमीटर पे दिखेगा। और टैटूइंग इंटू 2 इंटू 3 करोगे तो 30 to 45 सेंटीमीटर पे देखने को मिलेगा। राइफल में 8 सेंटीमीटर सिंगिंग देखने के लिए मिलेगा। ब्लैकनिंग 30 सेंटीमीटर पे देखने, टैटलोइंग 60 से 90 सेंटीमीटर पे देखने। शॉर्ट गन सिंगिंग 20 सेंटीमीटर, ब्लैकनिंग 60 सेंटीमीटर और टैटलोइंग 20 to 180 सेंटीमीटर। ठीक है। शॉर्ट पैटर्न डिस्टेंस राइफल पिस्टन। ठीक है। अब इसमें तो मैं कुछ नहीं बता सकती, बस थोड़ा सा है तो वो पैटर्न देख लो। इंडिपेंडेंट जो होगा शॉर्ट गन में, इंडिपेंडेंट जो होगा वो सैडल स्टेलेट पैटर्न देखने के लिए मिलेगा। ठीक है। सैडल स्टेलेट पैटर्न देखने के लिए मिलेगा। ठीक है। जो कि डिस्टेंस 0 पे देखने के लिए मिलेगा। चेस शॉट जो होगा वो सर्जिंग ब्लैकनिंग प्लस टेक्निक पॉइंट प्लस ओवर शेप्ड का होगा, जो कैसा होगा ग्रेटर देन 30 सेंटीमीटर। ये 2 तरीके का होता है इंटरमीडिएट शॉट। ठीक है। जो ग्रेटर देन होता है 10 से 120 सेंटीमीटर, इसमें कॉपर कोटेड होती है, कॉपर और जिंक की। ठीक है। इंटरमीडिएट शॉट पे कोई सिंगिंग नहीं होगी, कोई ब्लैकनिंग होगी इसमें, सिंगिंग टैटूइंग होगी। ठीक है। सिंगिंग बाउंड विल बी लाइक रेड होल बाउंड, रेड होल जैसा देखने के लिए इसमें मिलेगा। ठीक है। सेटेलाइट पैटर्न एक तरीके से हम कह सकते हैं ग्रेटर देन 130 और 120 सेंटीमीटर पे ये देखने के लिए मिलता है। ठीक है। डिस्टेंस शॉट कहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, डिस्टेंस तो उसकी 150 होगी। ठीक है। सॉरी, इंडिपेंडेंट की डिस्टेंस है 150। ठीक है। ग्रेटर देन 150 का। ठीक है। इंटरमीडिएट की ग्रेटर देन 30 to 150। ठीक है। डिस्टेंस शॉट जो होता है वो सिंगिंग एब्सेंट होती है, ब्लैकनिंग एब्सेंट होती है, टैकलिंग भी एब्सेंट होती है। क्या देखने के लिए मिलेगा, रेड होल बाउंड देखने के लिए मिलेगा सेटेलाइट बाउंड्स के साथ। ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये ग्रेटर देन 180 सेंटीमीटर होता है, 90 to 120 सेंटीमीटर ड्यू टू द मोर डिस्टेंस बाउंड विल डिपॉजिट इन द पार्टिकल। ठीक है। रेड होल बाउंड होता है, ये ग्रेटर देन 100 सेंटीमीटर पे देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे 400 to 500 सेंटीमीटर भी देखने के लिए मिलेगा। इंडिविजुअल पैटर्न है जो फाउंड होता है नियर डिस्टेंस से शॉर्ट ओनली
स्मॉल पार्टीशन पार्टिकल सीन बाय शूट, ठीक है। उसके बाद इसमें देखने के लिए अगर हम फॉरेंसिक एविडेंस और प्रिजर्वेशन से हम बात करेंगे तो क्या क्लॉटिंग देखने के लिए मिलेगी, एक्सरे करा सकते हैं, फायर आर्म इंजरी, कॉज ऑफ डेथ और कलेक्शन ऑफ एंड स्पेशल्स ऑफ एग्जीबिशन। एग्जामिनेशन ऑफ क्लॉटिंग में क्या होगा, कंडीशन ऑफ क्लॉटिंग हो, मिसल्स हो, ठीक है, या फिर मिसिंग इन द क्लोथ, डिपोजिशन ऑफ फायर आर्म रेसिड्यू, ब्लड स्टेन से हमें पता चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स में क्या करेंगे कि डिटरमाइन रेज ऑफ स्प्रिंग, डिटरमाइन एंट्री इन द एक्सेप्ट बाउंड लोकल बुलेट एंड द मिसल्स, ठीक है। एग्जामिनेशन इन द फॉरेंसिक ऑफ एक्सरे में क्या देखोगे, लोकेट मिसल पिलेट, डिटरमाइन द एक्सरे बाउंड, डिटर्मिनेट ट्रैक ऑफ द बाउंड, डिटरमाइन एयर एम्बोलिज्म, बुलेट एम्बोलिज्म, ठीक है। एंट्री ऑफ द बाउंड देखोगे, एग्जिट ऑफ द बाउंड देखोगे, ये तो देखनी है कि एंट्री कहाँ से हुई है, ठीक है, और एग्जिट कहाँ से हुआ है। तो एंट्री ऑफ द बाउंड और एग्जिट ऑफ द बाउंड में साइज कैसा है, स्मॉल। अगर एंट्री है तो स्मॉलर देन द डायमीटर ऑफ द बुलेट, एग्जिट है तो लार्जर देन द डायमीटर ऑफ द बुलेट, ठीक है। एज है तो इन्वर्टेड होगी एंट्री पे और एग्जिट पे एवर्टेड होगी। एब्रेशन कॉलर एंट्री पे प्रेजेंट होगा, एग्जिट पे एब्सेंट होगा। एविडेंस क्या होगा, एंट्री पे एविडेंस ऑफ द ब्लास्ट इफेक्ट सजेस्ट सिंगिंग, स्नजिंग, टैटोइंग, ठीक है। एग्जिट में नॉट प्रेजेंट, ब्लीडिंग लेस होगी एंट्री पे बट एग्जिट पे ज़्यादा होगी, ठीक है। फाउलिंग प्रेजेंट होगी, एग्जिट पे मोर एब्सेंट होगी। COHB, ठीक है, इसमें क्या होगा, प्रेजेंट इन द ब्लड टिश्यूज होगा एंट्री पे पर एब्सेंट होगा एग्जिट पे, ठीक है। एकाइटिस अ सर्कुलर जोन ऑफ द एक्रोमाइसिस सीन अराउंड द एंट्रेंस बाउंड, मतलब एक गोला जैसा बन जाएगा, ठीक है, एब्सेंट होगा एग्जिट पे, ठीक है। रेडियोलॉजी की अगर हम बात करें तो रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन एंट्री पे या न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालाइज रिवील्स द प्रेजेंस ऑफ लेड रिंग और द मेटल रिंग अराउंड द एंट्रेंस बाउंड, पर एग्जिट पे ही एब्सेंट होगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो इसके लिए टेस्ट किया जाता है, पैराफिन टेस्ट होता है। पैराफिन टेस्ट और डर्मल नाइट्रेट टेस्ट या न्यूट्रोनिन एक्टिवेशन टेस्ट होता है। फ्लेमलेस एटॉमिक एब्जॉर्प्शन कमिटी, स्पेक्ट्रोमेट्री है, स्कैनिंग है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, एनर्जी से डिस्पर्शन है, एक्सरे स्पेक्ट्रोमेट्री। पैराफिन टेस्ट होता है, डर्मल नाइट्रेट टेस्ट होता है, हैंड विद कोटेड विद अ लेयर ऑफ पैराफिन, ठीक है। आफ्टर कूलिंग द केस कास्ट वर रिमूव विद पैराफिन एंड ट्रीटेड विद डाइथैलाइन, ठीक है। ब्लू फ्लैंक्स इन पैराफिन इंडिकेट्स पॉजिटिव। इसके बाद जो आ रहा है वो हमारा क्या है, थर्मल इंजरी। थर्मल इंजरी बर्न से प्रेजेंट होती है, ऐसी इंजरी है जो बर्न से प्रेजेंट होगी, ठीक है। यही अब हम बात करने वाले हैं थर्मल इंजरीज़ की यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं बात करूँ थर्मल इंजरी की तो क्या है, तापव्रण है, ठीक है। तापव्रण यहाँ पे पहले आयुर्वेद के अनुसार देख लो, ठीक है, जो कि बहुत लंबा है, ठीक है। ये हम नेक्स्ट उस पर करें, उसके बाद इलेक्ट्रिक इंजरी है तो ये हम नेक्स्ट उस पर ही कर लेते हैं, ठीक है। अभी के लिए इतना काफ़ी करते हैं क्योंकि और हो जाएगा तो मुझे लगता है समझ नहीं आएगा इंजरी, ठीक है। थर्मल इंजरी और आपका क्या रह जाएगा, इलेक्ट्रिक इंजरी, ये हम नेक्स्ट टॉपिक पे कर लेते हैं बात, ठीक है। तो थैंक यू।